नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मंगलवार को राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेंडिया ने दीप जलाकर महोत्सव का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आयोजन को समाज की मुख्य धारा और आदिवासी धारा के बीच का सेतु बताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य 44% जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ 31% जनजातियां निवास करती हैं। उनकी अलग भाषा, बोली और जीवन शैली है। राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य, नृत्य और चित्रकारी महोत्सव का 3 दिन का आयोजन, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के अनेक विद्वान, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, चित्रकारी के क्षेत्र में हो, कला और साहित्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया वो सब आए हुए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्य की रचना हुई है, वो मुख्य धारा के जो रचनाएं हैं या समाज है, ये दोनों समाज को जोड़ने का काम, पुल का काम करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी होगी कि ये मुख्य धारा के जो साहित्य है और आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्य की रचना है, वो सब चीज़ें सब देश और दुनिया के सामने आएगी। तो निश्चित रूप से ये ब्रिज का काम करेगा, पुल का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा। छत्तीसगढ़ में 16 प्रकार की बोली और भाषा है, जिसमें कुड़ुक है, सरगुजिया है, हमारे भतरा है, मुरिया है, मारिया है, गोड़ी है, हल्बी है, छत्तीसगढ़ी है, सादरी है। तो 16 प्रकार के ऐसी बोली और भाषा है जिसमें पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अब बस्तर में एक और खासकर प्रशासनिक अधिकारी जो वहाँ जाते हैं, पदस्थ होते हैं, तो उसके लिए भी एक लैंग्वेज तैयार किया गया है कि ताकि वो लोग वहाँ के जो हितग्राहियों से या आम आदिवासियों से बात करना है, हल्बी और गोड़ी कम से कम उसके पास प्रशासनिक रूप से जो बातचीत करना है अधिकारियों को, क्योंकि अब विभिन्न राज्यों से आते हैं, उनको मालूम नहीं रहता। हम ही लोगों को हल्बी गोड़ी नहीं मालूम, लेकिन यदि उसे बात करना है तो उसके लिए भी एक साहित्य उपलब्ध कराया गया है, उसे ट्रेनिंग भी दी जा रही है ताकि वहाँ के लोग अपनापन महसूस करें और अपनी। देखिए, ये चाहे वो राजनीतिक जुलूस हो, चाहे वो सामाजिक जुलूस हो, चाहे धार्मिक जुलूस हो, इसमें जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, यदि राजनीतिक जुलूस है तो राजनीतिक दल के नेताओं को उसको लीड लेना चाहिए। यदि सामाजिक है तो सामाजिक क्षेत्र के जो उसके नेता हैं उसको लीड करना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में तो वहाँ के जो प्रमुख लोग हैं उसको लीड लेना चाहिए, और वो नहीं होने के कारण से इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो रही है। तो इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है सभी लोगों से कि इस प्रकार के जब भी जुलूस निकले तो किसके नेतृत्व निकल रहा है, कौन इसका नियंत्रण करता है, कौन नेतृत्व करता है, वो सारी चीज़ यदि होगी तो इस प्रकार के देखिए ये मध्य प्रदेश में आज यानी मंगलवार से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत एक बार फिर कर दी गई है। इस ट्रेन में यात्रा के लिए जा रहे बुजुर्गों का भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन में तिलक लगाकर और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं भोपाल में आयोजित तीर्थ दर्शन यात्रा ट्रेन के उद्घाटन समारोह में राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी शिरकत की और बुजुर्गों को एक भजन गाकर भी सुनाया। रेलवे स्टेशन से काशी विश्वनाथ की यात्रा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ हरी झंडी दिखाकर तीर्थ दर्शन ट्रेन को रवाना किया। लेकिन हम क्या करें, 18 में सरकार नहीं बनी, तब तक जैसा उषा जी बता रही थी 7,40,000 बुजुर्गों को यात्रा करवाई। तो बीच में यात्रा बंद हो गई, फिर कोरोना आ गया, तो कोरोना में बुजुर्गों को भेज नहीं सकते थे। लेकिन आज वो शुभ दिन फिर से आया है। आज से फिर तीर्थ दर्शन यात्रा शुरू हो रही है।
और अब ये ट्रेनें रुकेंगी नहीं, एक के बाद एक ट्रेनें मेरे बुजुर्गों जाती रहेंगी, आपको तीरथ दर्शन। मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में सूदखोरों द्वारा लोगों को प्रताड़ित करने की कई खबरें सामने आई हैं। बीते दिनों में तो सूदखोरों से परेशान होकर राजधानी भोपाल में एक परिवार ने जहर खाकर जान दे दी। अब शिवराज सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव ने सूदखोरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सूदखोरों को चेतावनी देते हुए लिखा कि वह वतन के रखवाले हैं और किसी को उजड़ने नहीं देंगे। मेरे द्वारा पोस्ट इसलिए डाली गई है कि मेरी जानकारी में आया कि गड़ाकुटा नगर जो मेरा गृह नगर है, शायद मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग और राज्य के अनेकों इलाकों के लोग सूदखोरों के चंगुल में हैं। कई लोग फांसी भी लगाते हैं, आत्महत्या भी करते हैं, जहर भी खा लेते हैं। ऐसे अनेकों प्रकरण पिछले महीनों में, साल भर में प्रदेश में भी आए हैं। तो इस कारण से प्रदेश में सूदखोरी के खिलाफ कानून भी बना है। तो हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारी पार्टी ये चाहती है कि ऐसे लोगों से लोगों को चंगुल से मुक्त कराया जाए। तो इस प्रकार का पठानी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, वे चक्रवृद्धि से भी ज्यादा ब्याज वसूल करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। तो मैंने इसी उद्देश्य से कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग यदि ऐसे लोगों की गुंडागर्दी से त्रस्त होकर यदि बाहर चले गए, यहाँ से पलायन कर गए, तो वो वापस लौट आए, मैं उनके हितों की रक्षा करूंगा। किसी प्रकार से कोई गुंडागर्दी यहाँ नहीं होने दूंगा। इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे विधायक बनाया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। मैं अपने क्षेत्र की जनता और प्रदेश की। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया गया है। इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को भारतीय सेना के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद सरकार की कार्रवाई को लेकर अब सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा निशाने पर आ गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मसले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, हम जब समाज के अंदर काम करने आते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम जब काम करते हैं, राजनीति में जब आए हैं, तो ये प्रण होता है हमारा कि हम पूरा समर्पण समाज को देंगे। अब ये हमें गोली मारने की बात करते हो या हमको आतंकवादी कहते हो, उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा। न तो ये गोली वाली बात से कोई डरने वाली बात है, न आतंकवादी कहने से डरने वाली बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे, उसके लिए किसी भी सीमा तक अगर जाना पड़ सकता है तो जाएं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, निकालते रहें। समाज की सेवा करते हैं तो ये सारी चीजें कोई ज्यादा नहीं लगती हैं। हम अपने फर्ज पर ईमानदारी से डटे हैं। कोई आतंकवादी कहे या गोली मारने की बात कहे, लेकिन हम समाज सेवा के काम को मनसावाद। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद प्रशासन आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में बुलडोजर से वसीम शेख नाम के एक ऐसे शख्स की गुमटी गिरा दी गई है जिसके दोनों हाथ 2005 में एक हादसे में कट गए थे। पुलिस प्रशासन की नजरों में वह दंगे का आरोपी है। वसीम शेख के परिवार में 5 सदस्य हैं और जिस दुकान को सरकार के बुलडोजर ने ढाया उससे ही सबका गुजारा होता था। वसीम शेख 2 बच्चों के पिता हैं। 35 साल के वसीम शेख 2005 में बिजली की करंट के चपेट में आ गए थे। इस हादसे में उन्हें गहरी चोट लगी और दोनों हाथ काटने पड़े। वहीं वसीम शेख ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि मेरी गुमटी को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसमें मैं एक छोटा सा बिजनेस करता था। उस गुमटी में मैं कैंडी बेचता था और अपने 5 लोगों के परिवार का गुजारा करता था। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि दंगा करने वालों के घर और दुकानें गिरा दी गई हैं। मैं दंगा कैसे कर सकता हूं? मैं पानी के लिए भी दूसरों पर निर्भर हूं। मेरे पास अपने 2 बच्चों की पत्नी और मां को खिलाने का कोई साधन नहीं है।
इस दौरान वसीम शेख ने कहा कि सरकार उनकी गुमटी को गिराने वाली है, इसके लिए उन्हें कोई नोटिस भी नहीं मिला ताकि वह वक्त रहते सामान को सुरक्षित निकाल सकते। वहीं दूसरी तरफ ये मामला सामने आने के बाद शिवराज सरकार पर विपक्ष के नेताओं के साथ लोग बरस रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार का ये कैसा न्याय है, बुलडोजर चलाने से पहले सच तो जान लेते। बीवी, 2 बच्चे, बूढ़ी माँ के साथ परिवार चलता था मेरा, मगर हालत जो है कि अब खराब हो गई गुमटी टूटने से मेरी। हाँ, मेरे जैसे आदमी को भी जो है कि नहीं छोड़ा गया। तो पिछले 8 दिनों से कैसे मैनेज कर रहे हैं? कहाँ मैं अपने घर पर ही हूँ। अच्छा। मोहल्ले वाले सहयोग कर रहे हैं अभी। अच्छा। छोटी सी गुमटी थी जिसमें छोटा मोटा पतंग वगैरह, गोली बिस्कुट वगैरह कारोबार चलता था मेरा, वो भी बंद कर दिया गया, तो तोड़ दी गई। ये आपने उनको पूछा नहीं कि क्यों आप तोड़ रहे हैं? नहीं, कुछ पूछने की जगह ही नहीं देना, इतना प्रशासन तो आ ही नहीं पाए ना, हम आने नहीं दिया किसी को। मतलब आपको गुमटी खाली करने का भी मौका नहीं दिया? नहीं, गुमटी खाली करने का भी मौका नहीं दिया, ना कहीं सूचना मिली हमें कि आपकी गुमटी हटाए या ये किया जाए। उधर दिग्विजय सिंह के गढ़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि अपना घर संभाल नहीं पाए और यहां पर आ गए। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का अब कोई गढ़ नहीं रहा। सिंधिया रियासत से लेकर सियासत के बड़े महारथी हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गढ़ कहे जाने वाले राजगढ़ का दौरा किया था। कार्यकर्ता से मिलना चाहता हूं और कोई मंच पे नहीं आएगा, क्योंकि आपके बीच में कोई मंत्री नहीं आया है, कोई नेता नहीं आया है, आपके बीच में आपका परिवार का सदस्य के रूप में आया और इसलिए मैंने कहा कि मैं हर एक कुर्सी पर जाऊंगा। सुरक्षित सफलता पूर्वक इवैक्यूएशन ऑपरेशन रहा। एक बच्चे को हम जरूर खो गए, नवीन, और आज भी वो दुख हम अपने दिल में लेके खो गए। किसी और देश ने लेकिन नहीं मेरे भाई और बहनों ऐसा इवैक्यूएशन प्रोग्राम लगाया, और भारत ने केवल भारत के बच्चों को नहीं, हमने नेपाल के बच्चों को, बांग्लादेश के बच्चों को, आसपास के देशों के बच्चों को, अफ्रीका के बच्चों को। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद बीते एक सप्ताह से लगातार कर्फ्यू जारी है। इस बीच प्रशासन ने दंगा प्रभावित इलाकों में सर्वे कर नुकसान का जायजा लिया है। प्रशासन का प्रारंभिक सर्वे सामने आया, जिसमें 122 मकान, दुकान और वाहन जले। 10 मकान पूरी तरह से जल गए हैं, जबकि 70 मकानों को आंशिक रूप से क्षति पहुंची है। एसडीएम मिलिंद ढोके का कहना है कि हिंसा में जो भी नुकसान हुआ उसकी राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। तारीख को जो स्थिति निर्मित हुई थी, उसी के संबंध में जिन मकानों में, दुकानों में या गाड़ियों में या अन्य की संपत्ति का नुकसान हुआ, उसका पूरा पटवारी का दल, पीडब्ल्यूडी का दल और नगर पालिका का दल तीनों मिलकर सर्वे कर रहा है और सर्वे लगभग पूरा भी हो चुका है। उसमें लगभग 122 ऐसे मकान, दुकान और वाहन आए हैं जिनको क्षति हुई है। उनको अलग से चिन्हित करके 10 मकान ऐसे आए हैं जिसमें पूर्ण क्षति हुई और 70 मकान ऐसे आए जिसमें आंशिक क्षति हुई। अन्य प्रकार के वाहन और अन्य प्रकार के संपत्ति की स्थितियाँ, ये सर्वे लगभग हो गया है। इसके बाद भी अगर कोई सर्वे में छूटता है तो हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जो तहसीलदार खरगोन का है, वो सब लोग उसके ऊपर एक प्रोफार्मा भी बताया हमने सभी लोगों को, उस पर अपनी जानकारी दे सकते हैं, नाम, मोबाइल नंबर और क्या संपत्ति का नुकसान हुआ और एक फोटो। तो जो लोग छूटे उनको भी वापस इस सर्वे में लिया जाएगा और सबको शासन के नियमानुसार राशि उपलब्ध है। तो खरगोन में रामनवमी के दौरान जो हिंसा हुई थी उसके बाद से बीते एक सप्ताह से कर्फ्यू लगातार जारी है। इस बीच प्रशासन ने दंगा प्रभावित इलाकों में सर्वे कर नुकसान का जायजा लिया है। प्रशासन का प्रारंभिक सर्वे सामने आया है, जिसमें 122 मकान, दुकान और वाहन जले। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ पूरे जलवे में दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय पर आयोजित पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ संवाद के दौरान कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला तो साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को चेतावनी भी दी। कमलनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पुलिस प्रशासन यह जान ले कि सिर्फ 16 से 17 महीने ही बचे हैं, पूरा हिसाब लिया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि जो लोग बीजेपी का बिल्ला जेब में रखकर काम करते हैं वे ये ना समझें कि हम भूल जाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि आप सबकी एक एक आवाज सुनाई जाएगी। कमलनाथ ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सत्ताधारी दल के दबाव में न आने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि आप इनके दबाव में मत आइए, हम सब मिलकर आपके साथ खड़े रहेंगे। और प्रशासन का दुरुपयोग करो, पुलिस का दुरुपयोग करो, ये समझ जाए कि 16 महीने बचे, 17 महीने बचे, ये सब पुलिस और प्रशासन का पूरा हिसाब दिया जाएगा। आप घबराइएगा मत। जो आज बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में रखकर करते हैं काम, ये मत सोचिएगा इनमें से कोई कि हम भूल जाएंगे और आप सबकी एक एक आवाज सुनी जाएगी। आप इनके दबाव में मत आइए, कह दीजिएगा 16 महीने बाद भी हम आपसे हिसाब लेंगे, अभी आपको जो करना कर लेगा। और हम सब उधर मध्य प्रदेश के नीमच में हनुमान जयंती के दिन निकाले गए जुलूस में नीमच के बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें जिला अध्यक्ष एक व्यक्ति के कंधे पर बैठकर डीजे की संगीत पर तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो वायरल हुआ तो कांग्रेस ने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी जिला अध्यक्ष ने धारा 144 का उल्लंघन किया है, जबकि नीमच कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इसी मामले पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने नीमच जिले में हनुमान जयंती पर जुलूस में खुलेआम तलवार लहराने संबंधी मामले पर सवाल उठाया और कहा कि क्या इस संबंध में मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव अपना स्पष्टीकरण देंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की पिपरिया सीट से बीजेपी विधायक ठाकुरदास नागवंशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें ये हैरान करने वाले करतब दिखा रहे हैं। दरअसल वीडियो में बीजेपी विधायक तलवार और बाना चलाते दिख रहे हैं। 57 साल के विधायक ठाकुरदास ने ये करतब हाल ही में हनुमान जयंती और इससे पहले रामनवमी की शोभा यात्रा में दिखाया। ठाकुरदास नागवंशी अखाड़े के पुराने पहलवान हैं। विधायक नागवंशी के इस हुनर और कलाकारी की तारीफ और सराहना हो रही है। नागवंशी अखाड़े के वे पुराने पहलवान हैं। अखाड़ों के माध्यम से शस्त्रों का प्रदर्शन किया। मेरा स्वयं का महावीर व्यायामशाला के नाम से अखाड़ा चलता था। राजनीति में जब से आया हूं, जब से मैं समय नहीं दे पाता हूं, परंतु सभी युवाओं को मैं ये चाहता हूं कि वो व्यायामशालाओं से जुड़ें और स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता में 5 बार प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इंदौर नंबर 1 पर आया है। इसी के तहत इंदौर के सरवटे बस स्टैंड को हाईटेक बस स्टेशन बनाया गया। इसी तर्ज पर इंदौर के रेलवे स्टेशन को भी हाईटेक स्टेशन बनाया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि दूसरे शहरों की तुलना में सबसे बेहतर रेलवे स्टेशन का भव्य निर्माण किया जाएगा, जिसकी लागत करीब 2000 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है, जिसका कार्य भी जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा और आगामी 2024-25 में हाईटेक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें पार्किंग व्यवस्था के साथ ही यात्रियों के लिए हाईटेक विश्राम गृह और यात्रियों के रुकने की व्यवस्था के लिए हाईटेक होटल रेस्टोरेंट भी बनाए जाएंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा था और उनकी भी इच्छा थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे घोषणा की थी कि हम रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण करेंगे, विकास करेंगे
उसी के अंतर्गत इंदौर रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और विकास की योजना भी बनाई गई है और जिसको कि रेलवे ने फाइनल कर दिया है। और इस जो रेलवे ने जो फाइनल कर रहा है उसकी जो प्रमुख बातें हैं वो एयरपोर्ट की तर्ज पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनेगा और इस रेलवे स्टेशन में आने वाले 50 वर्षों की यात्रियों की और सुविधाओं को ध्यान रख के बनाया जा रहा है। हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले 2070 में 12,000 यात्री प्रति घंटे के हिसाब से उस रेलवे स्टेशन पर पीक आवर में रहेंगे। अगर हम 2070 की बात करें 50 साल बाद, तो 12,000 यात्री एक घंटे में वहाँ पर रहेंगे और उसी के अनुसार इस पूरी रेलवे स्टेशन की डिजाइन ड्राइंग बनाई गई है आवश्यकता अनुसार। और ये इस रेलवे स्टेशन के साथ ये भी हमने चिंता व्यक्त की, ध्यान रखा है कि जो हमारा पास में सरवटी बस स्टैंड है उसकी भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए और जो हमारा रेलवे स्टेशन है उसकी भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, ताकि अगर कोई व्यक्ति मेट्रो। एमपी के छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पुजारी और कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कथा सुनने पहुंचे भक्तों को पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर चलाने के लिए उकसा रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उनका एक दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे खुद को ढाबा बता रहे हैं। मंगलवार को सामने आए वीडियो में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वीडियो में कह रहे हैं कि 2 दिन से मैं खूब वायरल हो रहा हूं, हमारा जलवा हो गया है, कई लोगों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। किसी ने तो मांग की है कि बाबा को बंद करो, उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।